हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना RS कुमावत। बच्चों, आज हम बात करेंगे जो कक्षा 10 है उसका जो सामाजिक विज्ञान है उसका जो चैप्टर नंबर 6 है, अध्याय 6 है, उस पर बात करेंगे जिसका नाम है केंद्र सरकार। बच्चों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप टॉप स्कूल स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहें। साथियों, वैसे तो जो सामाजिक ये सब्जेक्ट है, जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है, ये याद होने वाला विषय नहीं है और ना ही आप इसे याद करने की कोशिश करें। बच्चों, इसको जितना समझोगे उतना सरलता से याद होगा। यानी एक बार अगर आपने इस मैटर को समझ लिया तो आपको जब तक आप भविष्य में पढ़ाई करोगे आपको तब तक ये काम देंगी चीज़ें। देखिए बच्चों, कि मैं आपको ये पूरा पूरा लेसन समझाऊंगा बल्कि ना कि याद करवाऊंगा, और अगर आप एक बार इसे समझ गए तो आप इसके सभी प्रश्न अपने आप हल कर देंगे। बच्चों चलो इसी के साथ मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, लेकिन आप क्या करना, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, वीडियो को पूरा देखना और आप अच्छे से समझ जाएंगे और आपके सारे क्वेश्चन पेपर में सही होंगे और समझ के आधार पर जो प्रश्न आते हैं वो भी आपके हल होंगे। देखिए, अब बात करना स्टार्ट करते हैं कि सरकार का अर्थ एवं परिभाषा, यानी सरकार का क्या अर्थ है और सरकार की क्या परिभाषा है। देखिए, वैसे तो राज्य एक भावात्मक अवधारणा होती है जो कि अमूर्त और अदृश्य संस्था है, यानी कि जो अपने को दिखाई नहीं देती, अमूर्त होता है, जिसका कोई मूर्त नहीं होता है। राज्य क्या है, एक अदृश्य संस्था है, लेकिन जो इसे मूर्त रूप प्रदान करने वाली संस्था है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को सरकार कहा जाता है। आगे देखिए कि और इसका मुख्य कार्य क्या है, कि जो राज्य किसी निश्चित भूभाग में बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है, उनका पालन करती है, या जो उसका नहीं उनका पालन नहीं करते उन्हें दंडित करती है, ये इसका प्रमुख कार्य है सरकार का। वैसे गार्नर ने सरकार को परिभाषित करते हुए एक परिभाषा दी है। क्या कहा है कि सरकार वह अधिकरण या मशीन है, मान लो कि आप यह अधिकरण या क्या है, एक मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां बनाई जाती है, यानी कि कुछ नियम बनाए जाते हैं जो सामान्य लोगों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य लोगों के हितों को उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर। अब देखिए कि सरकार के कितने अंग होते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या आप रीट की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या आप बच्चों आप 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। कौन कौन सा, एक व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इनमें से मुख्य जो अपना तीनों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन बच्चों जो पहला मुख्य अंग है वो है व्यवस्थापिका। ठीक है, कौन सा अंग है, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका तीनों अंगों में से प्रथम अंग है। बताएंगे इसमें क्या क्या होता है, व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, कितने इसके अधिवेशन होते हैं, इसका कार्यकाल कितना होता है, पूरा डिटेल से बताऊंगा बच्चों आपको। क्या है व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका के कितने अंग होते हैं, तो व्यवस्थापिका किसे कहते हैं, यानी कि व्यवस्थापिका का मतलब ये है कि इसका मुख्य मुख्य 2 स्तरों पर गठन किया जाता है, एक तो संघीय व्यवस्थापिका और एक राज्य व्यवस्थापिका। थोड़ा बता देता हूँ कि जो केंद्र सरकार में होगी वो क्या होगा, वो संघीय व्यवस्थापिका होगी, और जो राज्य में होगी वो राज्य व्यवस्थापिका होगी, यानी 2 स्तर होते हैं। भारत के जो अनुच्छेद है 79, उसमें ये कहा गया है कि भारत की एक संसद होगी और जिसका निर्माण कौन कौन करेगा, एक राष्ट्रपति होगा तथा 2 सदन मिलकर करेंगे। 2 सदन मिलने का मतलब ये है कि एक उसमें लोकसभा होगी और एक उसमें राज्यसभा होगी। इसलिए तीनों कौन कौन से, यानी 3 जो मुख्य रूप से कौन कौन होंगे, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों ये व्यवस्थापिका के अंग हैं और तीनों का ही संयुक्त नाम क्या है बच्चों, संसद है। क्या नाम है तीनों का, संसद है। अब जो ये राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का तो अलग चैप्टर है, वहां पर हम जिक्र करेंगे, लेकिन जो इसके 2 सदन हैं उन पर बात करते हैं। पहला है लोकसभा। देखिए कि लोकसभा की संरचना और क्या है इसका संगठन।
देखो, लोकसभा संसद का प्रथम सदन या निम्न सदन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है कि लोकसभा को किस किस नाम से जाना जाता है। लोकसभा को संसद का प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है। आगे देखिए, और इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यहाँ पर प्रतिनिधि जाते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाते हैं। अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य जाएंगे वो सीधे हमारे द्वारा, हम उनको वोट डाल कर आते हैं। जो सदस्य जीतेंगे वो ही जाकर लोकसभा में बैठेंगे। यानी जो सदस्य जीतता है ना, यानी जीतेंगे चुनाव में, विजय प्राप्त करेंगे, वो संसद में जाकर बैठेंगे। जो लोकसभा सदन है उसमें वो डायरेक्ट रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और वो भी प्रत्यक्ष रूप से, यानी हम सीधा उन्हीं को वोट डालते हैं। आगे देखिए कि इनकी सदस्य संख्या कितनी होती है, लोकसभा में कितने लोग होते हैं। तो मूल संविधान में तो इनकी सदस्य संख्या है वो 500 दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे क्या है, कुछ अधिनियम और बने, जैसे गोवा दमन और द्वीप का पुनर्गठन होने के बाद जो 1987 में एक अधिनियम आया, उनके बाद जो इनकी सदस्य संख्या है वो मूल संविधान में तो कितनी थी, 500 थी। लेकिन अब कितनी हो गई है? अब हो गई है 552 हो गई है इनकी सदस्य संख्या। और इनमें से जो 552 टोटल है ना, इतनी तो हो सकती है, लेकिन अब इनमें अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं। अब कई बच्चे नए हैं, उनके लिए मैं थोड़ा बता देता हूं कि जो 530 सदस्य है वो कहाँ से चुन के आएंगे, वो राज्यों से चुन कर आएंगे। किस तरह? देखिए, जो हम मान लो कि ये पूरा भारत है। देखिए, भारत में कुछ तो राज्य हैं, कुछ तो क्या हैं, राज्य हैं, और कुछ क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इनको थोड़ा अलग से समझा देता हूँ। यानी वहाँ जहाँ पर राज्य सरकार काम करती है उसको राज्य कहते हैं। जहाँ पर केंद्र का नियंत्रण होता है उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। यानी कि सीधा केंद्र का अधिकार जहाँ पर होता है उसको केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। जैसे राजस्थान एक राज्य है, लेकिन दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है, दमन द्वीप ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, अंडमान निकोबार ये केंद्र शासित प्रदेश है, लक्षद्वीप, पांडुचेरी ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। और वर्तमान में तो क्या है, जम्मू कश्मीर को भी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो अपने वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं अपने भारत में। तो इसीलिए कहा गया है कि जो 530 सदस्य हैं वो कहाँ से आएंगे, राज्यों से निर्वाचित, व अधिकतम यानी कि अधिकतम 20 सदस्य कहाँ से आ सकते हैं, संघीय क्षेत्रों से, यानी संघ शासित प्रदेशों से आ सकते हैं। और इसमें एक और प्रावधान किया है कि अगर राष्ट्रपति चाहे तो 2 आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्य है वो मनोनयन कर सकता है। आंग्ल भारतीय क्या होता है प्रिय बच्चों, जो ऐसी संतान जिसके माता या पिता, ठीक है, जिनकी माता या पिता एक ब्रिटेन से हो यानी कि इंग्लैंड से हो, तो उनकी संतान एग्लो इंडियन कहा जाता है जिनको, या आंग्ल भारतीय कहा जाता है। अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो ऐसे 2 सदस्य हम चुन सकते हैं। आगे देखिए इनका निर्वाचन कैसे होता है लोकसभा के सदस्यों का। तो आपको बस छोटी सी बात याद रखनी है कि लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। मताधिकार, वयस्क का मतलब है कि किस आयु तक के बच्चे वोट डालेंगे। जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है वो वयस्क माने जाते हैं, वो वोट डालेंगे, ठीक है। अच्छा, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या अपने को योग्यता चाहिए? तो बच्चों, पहली योग्यता कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। अब ऐसे नहीं है कि कोई अमेरिका का आ गया, पाकिस्तान का आ गया, ब्रिटेन का आ गया, चीन का आ गया, वो कहे जी मन तो मेरे को क्या है कि लोकसभा का सदस्य बनना है। नहीं नहीं, ये पहले ही कह दिया कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का। दूसरी बात का क्या कही है कि या तो उसकी उम्र 25 वर्ष हो या फिर इससे अधिक हो। इससे छोटा बच्चा नहीं बन सकता। जिसकी उम्र 18 साल है वो वोट तो डाल सकता है लेकिन इसका सदस्य नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष। आगे देखिए
कि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अंतर्गत कोई सरकारी लाभ पर ना हो, यानी कि वो सरकारी नौकरी नहीं करता होना चाहिए, नहीं करना चाहिए उसको, सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा। आगे देखिए बच्चों क्या कहता है, वह किसी न्यायालय द्वारा यानी कि किसी भी कोर्ट द्वारा उस व्यक्ति को पागल न बताया गया हो, भी ये व्यक्ति पागल है, या फिर दिवालिया न घोषित किया गया हो उसको, ठीक है। तो अब देखिए वह किसी न्यायालय द्वारा पागल न ठहराया गया हो अथवा दिवालिया न हो। अब देखिए बच्चों हम किसकी बात कर रहे थे, लोकसभा की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो इसका मुख्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल मतलब एक बार अगर लोकसभा बन गई तो वो कितने समय तक रहेगी। तो भारत में बच्चों ज़्यादातर इनका कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है, जो भी पंचायती राज है, चाहे लोकसभा है, संसद है, ज़्यादातर बड़े बड़े तौर पर राष्ट्रपति है, ठीक है, प्रधानमंत्री है, इनका कार्यकाल सभी का 5 वर्ष ही होता है। तो आप लोकसभा का भी कितना कार्यकाल है, 5 वर्ष, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। लेकिन प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति ना लोकसभा को इसके समय से पहले ही भंग कर सकता है, यानी पूर्व ही भंग कर सकता है। इनको क्या है, अपने घर भेज सकता है। कुल कहने का मतलब ये भी है कि इसको भंग कर सकता है। तो लेकिन ऐसा अब तक 9 बार किया जा चुका है। अधिवेशन देखिए, यानी अधिवेशन होती है इनकी बैठक। तो जो लोकसभा का अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के कहने पर होता है। लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। और ज़्यादातर क्या है, कब कब बुलाया जाएगा, कितनी बार होना चाहिए, ऐसा इसके संबंध में यह कहा गया, केवल एक नियम है कि लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक बैठक के बाद जब दूसरी बैठक होगी तो इनके बीच 6 माह से ज़्यादा अंतर नहीं होनी चाहिए। तो बड़े बड़े रूप से पूछा जाए कि एक साल में लोकसभा की कितनी बैठकें जरूरी है, तो 2 बैठकें जरूरी है, क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं बच्चों, 12। अब देखिए आगे अपना नेक्स्ट, देखिए लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी कौन होते हैं, इसमें 2 पदाधिकारी होते हैं जिनको हम अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहते हैं। भारत के अनुच्छेद 93 में ये कहा गया है कि जो लोकसभा के सदस्य हैं वो अपनों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का क्या करेगी, निर्वाचन करेगी। लेकिन अगर मान लो कि किसी को निर्वाचन यानी कि इनको बना दिया अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, और बाद में ये क्या है, अपने अनुकूल कार्य नहीं कर रहे, यानी लोकसभा के अनुकूल कार्य नहीं कर रहे, तो इनको समय से पूर्व हटाया भी जा सकता है। क्या है कि जब तक इनके 5 साल पूरे नहीं हो उससे पहले भी इनको हटाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए कम से कम 14 दिन पहले उनको लिखित सूचना देनी पड़ती है, और बाद में बहुमत के आधार पर इनको क्या है, पद से हटाया जा सकता है। और जो इनके वेतन एवं भत्ते हैं वो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, यानी संसद इन्हें वेतन और भत्ते दे रहे हैं। प्रिय साथियों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये इसका सारांश यही है, सारा का सारा। आप इस चैप्टर को चाहे दोबारा पढ़ लीजिए, लेकिन जो जो बातें मैं बता रहा हूँ परीक्षा में आने के लायक वही है, और वही इस पूरे का क्या है, सारांश है। साथियों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं पॉलिटिकल आपको बहुत अच्छे से इस चैनल पर पढ़ाऊँगा, और हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और अच्छे लगे तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई और आपको किस हद तक ये अच्छी लगी है वीडियो। देखिए बच्चों, आगे देखिए कि इनके क्या है, अध्यक्ष के कार्य और शक्तियाँ क्या है, यानी कि अध्यक्ष का क्या कार्य है। पहला कार्य देखिए, अध्यक्ष के कार्य व शक्तियाँ। पहला कार्य होता है कि लोकसभा की सभी बैठकों की जो अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और क्या है, संसद में जैसे क्लास में एक टीचर शांति और अनुशासन बनाए रखता है ना, वैसे ही क्या है, वो उसका अध्यक्ष होने के नाते संसद में क्या है, शांति और अनुशासन बनाए रखता है। दूसरा काम क्या होता है इसका, कि लोकसभा के जो भी कार्यक्रम है या जो भी उन पर कार्रवाई चल रही है, वो जो सदन का नेता है उससे परामर्श करता है, और विभिन्न विषयों पर जब वाद विवाद चले लोकसभा में उसका समय भी निश्चित करना है, यानी कि
किस टॉपिक पर कब बात करनी है उसके लिए भी वो समय डिसाइड होता है। आगे देखिए बेटा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो कुछ समितियों का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का कहने का मतलब ये होता है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष बन गया वो ऑटोमेटिक यानी वैसे ही वो किसी अन्य समिति का अध्यक्ष वो ही माना जाएगा। यानी कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो क्या है, अन्य समितियों का कुछ ऐसी समितियां हैं जिनका वही अध्यक्ष माना जाता है। जैसे कि प्रवर समितियों के सभापतियों की यह नियुक्ति भी करता है और उनको कार्य करने के लिए निर्देश भी देता है। आगे देखिए इसका चौथा कार्य, अध्यक्ष निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। बेटा कोई भी धन विधेयक हो, धन विधेयक, बजट विधेयक, ठीक है, 2-3 प्रकार के विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक। तो जो भी यानी कि जो धन विधेयक होते हैं वो हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए कौन सा धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि हमने ऊपर पढ़ा था अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, तो बेटा जब तक अध्यक्ष है तब तक वो कार्य करेगा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करता है। आगे देखिए कि संसद और राष्ट्रपति के बीच में जो भी पत्र व्यवहार होता है, यानी पत्र इधर उधर से पहुंचाए जाते हैं, यानी जो भी बिल इधर उधर से पहुंचाए जाते हैं वो सभी का सभी इसका कार्य होता है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। तो साथियों आज इतना ही। कल जो हम वीडियो में बात करेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, वो हम बात करेंगे राज्यसभा की संरचना एवं गठन। मैं आशा करता हूं कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या अपने इस वीडियो को आप दोबारा देखिए, सारा समझ में आ जाएगा। और आप हमारे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तथा आप जो भी आपके अन्य मित्र तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप शेयर कर दीजिएगा। तो और हमारी YouTube चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपका RS कुमावत आपके लिए फिर लेके आऊँगा एक वीडियो जो राज्यसभा की संरचना से संबंधित होगी। जय हिंद, जय भारत।